ये आज हम अपने पास स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अवर मार्जिनल कॉस्ट। सर स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? सर 194। सर मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली हमारे पास अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लासेस के अंदर अपने पास डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था अपने पास मार्जिनल आउटपुट को। सर मार्जिनल आउटपुट क्या होता था? हम्म, देखिए सर, मार्जिनल आउटपुट हमारे पास होता है चेंज इन आउटपुट। ठीक है, मतलब हम क्या बोलेंगे, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे दोबारा रिवाइज करता हूँ। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ दो लेबर के थ्रू मैंने बना दिए 20 यूनिट्स। ठीक है, मैंने दो लेबर यूज का और मैंने लेट्स सपोज 30 यूनिट्स बना दिए। तो हमारे पास, और लेट्स सपोज आगे अगर मैंने 5 लेबर इस्तेमाल करी तो मैंने कितने यूनिट्स बना दिए? लेट्स सपोज 80 यूनिट्स मैंने बना लिए अपने पास। ठीक है, तो मैं अब अपने पास क्या बोलूंगा, मेरे पास चेंज निकालूंगा। चेंज कैसे निकालूंगा? लेबर का चेंज कितना होगा सर? 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो लेबर की वजह से लेबर का चेंज कितना है? 3 का आया। और यूनिट्स का चेंज कितना है सर हमारे पास? सर हम यूनिट्स का चेंज निकालेंगे कैसे? 80 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू दी 50। तो ये हमने क्या निकाल दिया सर? हमने बोला 50 यूनिट हमने मजीद बनाए, चेंज किया हमने। कितने लेबर की मदद से? 3 लेबर की मदद। सही है, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल आउटपुट। सेट है। तो सर इसी तरीके से हम अपने पास क्या बोलेंगे, हम अपने पास मार्जिनल कॉस्ट को भी इसी तरीके से डिटरमाइन करें। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास? चेंज इन कॉस्ट। ठीक है, चेंज इन टोटल कॉस्ट with respect to the change in quantity। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट के अंदर जितना भी चेंज आ रहा है उस चेंज को किस तरीके से डिनोट कर दो? उस चेंज को रखो अपने साथ, लेकिन किस बेसिस के ऊपर? विद रिस्पेक्ट टू दी क्वांटिटी की बेसिस के ऊपर। सेट है, तो इसका सर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है? सर हमारे पास का फॉर्मूला बनता है मार्जिनल कॉस्ट दैट इज इक्वल्स टू दी, एक सेकंड सर, ये डेल्टा बन जाएगा हमारे पास। सही है, हम इसका फॉर्मूला किस तरीके से रखते हैं? ये स्क्वायर बनता है, ये जैसे हमारा ट्राइंगल होता है ना, इसकी शेप होती है। चेंज, ये हमारे पास क्या डिनोट कर रहा होता है सर? ये हमारे पास डिनोट करता है हमारे पास चेंज को। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे अपने पास क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सही है सर, क्लियर है? सर आप इसको क्विकली पढ़ लें, मैं कॉल अटेंड कर लूँ फिर मैं आगे क्लास लेता हूँ। सलाम अलैकुम सर।
जी सर, सॉरी, कॉल आ गई थी। आवाज आ रही है बेटा? अच्छा, क्लियर है सर। सर ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। सर ये फॉर्मूला मैंने आपके पास लिख दिया। आए हम इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए चीजें फर्दर। सर लेट्स सपोज मैं अपने पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं बोलता है मेरे पास जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारे पास, लेट्स सपोज एक आउटपुट का कॉलम खोल लेते हैं और दूसरा हमारे पास क्या बोलता है, टोटल कॉस्ट का बोलता है। ठीक है। और फिर हमारे पास बोल रहा होता है चेंज इन, मैं थोड़ा लंबा खोल लूंगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट। और फिर यहाँ पे मैं ले लूंगा चेंज इन क्वांटिटी। और आखिरी पॉइंट में अपने पास लेके आ जाऊंगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। आपको पता तो चल गया होगा कि आपके पेपर्स का क्या स्टेटस चल रहा है। क्या चल रहा है स्टेटस? गुड। याद रखिएगा, जो कि एक्सपेक्टेड चल रही है बात है, शायद ये करना पड़े कि इस साल पेपर ना हो लेकिन अगले साल आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे, फर्स्ट से इंटर मिला के। अगर आपके साथ ये किया जाएगा कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, और शायद जो अभी तक बात सुनने में आई है वो यही चल रही है कि आपको नेक्स्ट ईयर में जो आपके फर्स्ट ईयर इंटर के मिला के 15 12 15 पेपर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये जो काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि पेपर नहीं होंगे, तो लेट्स सी होता क्या है। इंशाल्लाह मंडे तक फैसला आ जाएगा इसका, मंडे ट्यूसडे तक। लेकिन जब तक कोई डिसीजन नहीं आता तब तक हम अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखें कि खुदा ना खास्ता चेंज आता है तो हमारे ऊपर इतना इफेक्ट ना पड़े। तभी मैंने आज क्लास भी रखी, वरना मैं चाहता तो क्लास नहीं रखता, लेकिन फिर मैंने कहा शायद बच्चे सोचेंगे शायद पेपर नहीं हो रहा तो सर ने क्लास नहीं रखी। दैट्स व्हाई आई टेक क्लास टुडे। ठीक है सर, आगे बढ़े। सर सपोज हमारे पास 100 रुपए की टोटल कॉस्ट लगी है, तो मुझे बताएं चेंज निकला अभी तक नहीं सर? सर चेंज कैसे निकलता है हम अभी सीख लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ पहला यूनिट है तो ना हमारे पास कुछ चेंज आएगा, ना हमारे पास क्वांटिटी का चेंज आएगा, ना हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। सर लेट्स सपोज मैंने 5 यूनिट बना दिया और उसके ऊपर मेरी कॉस्ट लगी है 750 रुपए की। सही है। तो अब मेरे पास चेंज निकल सकता है, कैसे निकालूंगा सर? मैं बोलूंगा 750 को माइनस कर दो 100 रुपए से, डेट इज इक्वल टू दी 650 रुपए। सही है। साथ ही साथ को आउटपुट का भी चेंज, आउटपुट का चेंज कैसे निकालूंगा? 5 - 0 डेट इज इक्वल टू दी 5। ठीक है सर। तो फिर हमारे पास, तो सर फिर हमारे पास क्या हो जाएगा सर? हम चेंज निकाल देंगे, मार्जिनल। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला था चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो हमारे पास चेंज इन टोटल कॉस्ट कितनी है? 650। उसको डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करूंगा, दैट इज 5, दैट इज इक्वल टू दी, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी सर? 650 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू दी 130। तो मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही होगी सर? 130 की मार्जिनल कॉस्ट आ रही होगी। क्लियर है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। सर लेट्स अब आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने 15 यूनिट बना दिए जिसमें मेरी कॉस्ट लगी, लेट्स सपोज 1400 रुपीज लगी। ठीक है। तो अब मैं चेंज निकालता हूँ कॉस्ट का। कॉस्ट का चेंज कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा 1400 माइनस 750 डेट इज इक्वल टू दी 650। तो 650 रुपये मेरी कॉस्ट में चेंज आ गया। और मेरे पास यूनिट्स में कितना चेंज आया है? 15 - 5 डेट इज इक्वल टू दी 10।
तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालूंगा सर? ये भी तरीका, 650 को डिवाइड कर दूंगा 10 से तो इक्वल टू 65 आ जाएगा। जी सर सॉरी। तो हमारे पास पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर? 650 आ जाएगा और 65 पर यूनिट चला जाएगा। क्लियर है सर? कोई कंफ्यूजन? बेस्ट हो गया। अब हम पढ़ते हैं, अपने पास दूसरा टॉपिक है। अच्छा सर, मैं इसके साथ रिलेशनशिप जो है ना वो सबसे एंड में कवर करूंगा, क्योंकि रिलेशनशिप में मुझे ग्राफ समझाना पड़ेगा। ग्राफ की मैंने वीडियो बना ली है, मैंने आपको लिंक भेज दिया था उसका। दिया है लिंक? चले मैं ना भेज दूंगा आज इंशाल्लाह। वीडियो तो रेडी है, वीडियो अपलोड भी कर दी है मैंने यूट्यूब चैनल पे। इंशाल्लाह आज अभी भेज देता हूँ क्लास के बाद। सही है। चल आगे बढ़ते हैं, हम बोलते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट। हमने अभी तक समझा शॉर्ट रन को, सारा समझा। अब हम समझ जा रहे हैं लॉन्ग रन को। सर याद रखिएगा, जो हमारे पास लॉन्ग रन कॉस्ट होती है उसके अंदर हम फिक्स कॉस्ट वुड नॉट कंसीडर्ड। सर जब हम अपने पास लॉन्ग रन कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर हम फिक्स कॉस्ट को नहीं देखते। जैसे अगर हम अभी देखें, अभी हमने इससे पहले शॉर्ट रन देख रहे थे, तो शॉर्ट रन के अंदर हम क्या होगा, फिक्स कॉस्ट भी देख रहे होते थे और वेरिएबल कॉस्ट भी देख। लेकिन लेकिन जब हमारे पास लॉन्ग रन कॉस्ट की बात आती है, तो लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर हम फिक्स कॉस्ट नहीं देखते। क्यों? क्योंकि सर जब भी आप कोई कारोबार ओपन करते हो और आप एक लंबे अरसे के लिए, लंबे टाइम पीरियड के लिए ओपन कर रहे होते हो, तो उसमें आपके पास जो फिक्स कॉस्ट होती है वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो आपके लिए बहुत मिनिमल सी कंसीडर होना शुरू हो जाती है। क्यों सर? क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप अपने पास अपना कारोबार करते रहोगे, उससे आपके पास आपकी बिजनेस का साइज बढ़ता रहेगा। आपका बिजनेस का साइज बढ़ता रहता है, लेकिन आपकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती। मतलब फिक्स कॉस्ट तो वैसे की वैसी रहेगी। आप अभी रेंट जितना दे रहे थे, आगे चल के भी आप रेंट मतलब बढ़ता रहेगा हर महीने हर साल, लेकिन इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा। सही है। तो इसकी बेसिस के ऊपर क्या होता है सर, इसकी वजह से आप फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। सर ये तो थोड़ा अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा दें तो और अच्छा लगेगा। हाँ सर, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सर लेट्स सपोज मेरे पास ईयर 1 था, ईयर 1 पे मैं रेंट दे रहा था 10,000 रुपए। ईयर 2 आ गया सर, ईयर 2 के अंदर मैं रेंट दे रहा हूँ 10% इंक्रीमेंट के बाद 11,000 रुपए। ईयर 3 के अंदर मैं आ गया, ईयर 3 के अंदर मेरा रेंट आ गया 12,100 रुपए। सही है। तो अगर आप देखा जाए, आप अपना साइज तो बढ़ाते रह रहे हो, लेकिन आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना, मतलब जो फिक्स कॉस्ट है वो कितने रुपए बढ़ी है, बहुत छोटी अमाउंट कंसीडर हो रही है। ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपका थोड़ी एग्जांपल और फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, प्रोडक्शन की पहले साल के अंदर सिर्फ 1,000 2,000 यूनिट्स। ठीक है। कारोबार बढ़ता चले गया, आपको पता है जब भी आपके पास एक कारोबार आप कर रहे होते हो तो हमेशा वो इंक्रीमेंट के ऊपर जा रहा होता है। अब दूसरे साल के अंदर आपने 5,000 यूनिट बना दिए। अब देखिए आपके पास प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की बढ़ गई, 3,000 यूनिट्स की बढ़ गई है, लेकिन सिर्फ कॉस्ट कितने रुपए बढ़ी है, 1,100 रुपए बढ़ी है। बहुत मिनिमल सी कॉस्ट है। सर सिमिलरली प्रोडक्शन आपने फिर करी, लेट्स सपोज 8,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करा। तो ईयर 1 से लेके ईयर 3 तक देखो तो आपकी यूनिट्स कितने बढ़ गए सर, 6,000 यूनिट्स बढ़ गए, लेकिन सिर्फ कॉस्ट कितने रुपए बढ़ी है, 2,100 रुपए बढ़ी है। अगर मैं ईयर 1 से ईयर 3 को कंपेयर करूं तो 2,100 रुपए कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन इसके पर्सपेक्टिव में मेरे पास यूनिट्स कितने बढ़ गए, 6,000 बन गए। दैट इज वाई इन अ लॉन्ग रन कॉस्ट वी वुड नॉट कंसिडर द फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं क्रिएट कर सकती है। क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, मेरे पास प्रोडक्शन कंपनी की साइज बढ़ती रहेगी, लेकिन मेरे पास फिक्स कॉस्ट बहुत ही मिनिमल कंसीडर होते हैं, इमटेरियल कंसीडर होती है। तभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, निग्लेक्ट कर देता हूँ। क्लियर है सर? सर अब हम आते हैं अपने पास, हमारे पास ये तो हमने समझ लिया। तो सर लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे होंगे? सर लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर हम एक कंसीडर कर रहे होंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अगेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात करूं तो हमें पता होता था कि एवरेज कॉस्ट किस तरीके से हम निकालते थे, टोटल कॉस्ट को निकाल लेते थे।
सही है। उसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल हो जाती थी। फिर हम दूसरा पॉइंट अपने पास कंसीडर करोगे, दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिस्कस कर लेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। फिर लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है सर, सही है। वहां पर 3 पॉइंट आएंगे लॉन्ग रन के कंसिडरेशन में। हम इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं अपने पास। सबसे पहले अगेन मैं वही स्टार्ट करूंगा अपने पास। हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट से। ठीक जी सर, मुझे बताएंगे टोटल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? ठीक है, मीन्स ये द ऑल द expenses that would occur for production is called total cost। ऐसा ही है, वो सारे खर्चे जो कि मेरे इनकर्ड हो रहे हैं प्रोडक्शन की वजह से, वो सारे खर्चों को मैं कह रहा होता हूँ अपने पास टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो सर ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का क्या मतलब होगा? जी सर, एनी आइडिया अबाउट लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट? बेटा आइडिया है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का क्या होता है? देखिए, अच्छा शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या होती थी? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं ना, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट का क्या मतलब होता था? आप रिवाइज करिए घर पे। एग्जाम एग्जाम हो गया क्या? तो बेटा ध्यान से सब पेपर सी करनी है, तो जो पढ़ रहे तो फिर देखिए स्क्रीन में दिख रहा है टोटल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या होता था सर? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट हमारे पास होता था जो उस वक्त के लिए जितनी भी कॉस्ट हमारी लग रही है, ठीक है, मतलब मैं जो भी यूनिट्स बना रहा हूँ उसके अंदर जो भी मेरे पास कॉस्ट लग रही है उसको मैं क्या कहता था अपने पास? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का क्या मतलब होगा सर? वही मतलब होगा। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे शॉर्ट रन की बात करूं मैं चाहे लॉन्ग रन की बात करूं, टोटल कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती। जो उस यूनिट्स की बनाने के लिए जितनी भी मेरी कॉस्ट लग रही है वो मेरे पास टोटल कॉस्ट हो रही होती है। आइदर इट वुड बी अ लॉन्ग रन, आइदर इट वुड बी अ शॉर्ट रन, मेरे पे इस पर कोई असर अंदाज नहीं होगा। क्लियर है सर? तो हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। सर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये नहीं होगा कि शॉर्ट रन था तो कोई और कॉन्सेप्ट होगा, लॉन्ग रन है तो कोई और कॉन्सेप्ट होगा। नहीं सर, वही कॉन्सेप्ट होता है। और जब आप टोटल कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं तो आपके पास इतना ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि फिक्स कॉस्ट सेंस आपके पास लॉन्ग रन में इतना इफेक्टफुल नहीं होती है। तो आप जब टोटल कॉस्ट भी लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव में इतना कंसिडर आउट नहीं कर रहे होते, तो सर लॉन्ग रन के अंदर हम सिर्फ 2 कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको हम सबसे ज्यादा कंसिडर कर रहे होते हैं। कौन कौन सी सर? एक एवरेज कॉस्ट और एक मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है सर, याद रखिएगा, अगेन रिपीट कर देता हूँ। लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव में आप सिर्फ 2 कॉस्ट को कंसिडर आउट ज्यादा कर रहे होते हैं। सब वैसे तो 3 कॉस्ट होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अटेंशन में आपके पास होती है वो एक होती है एवरेज कॉस्ट और दूसरी होती है मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है सर? तो सर अगर मैं बात करूं आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की, तो सर अगेन वही बात मैं आपसे रिपीट करूंगा, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता था? सर एवरेज कॉस्ट का आपके पास मतलब होता था पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ऐसे होता था पर यूनिट कॉस्ट दैट is incurred for the
that is incurred for the production of units। ठीक है सर, क्लियर है। तो लॉन्ग रन में अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, वो कॉस्ट जो कि मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट लग रही है, जितने भी यूनिट्स बना रहा हूँ तो उसमें मेरे पास क्या लग रहा होता है, जितनी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है उसको मैं एवरेज कॉस्ट कह रहा होता हूँ। अच्छा, एक और बात सर, याद रखिएगा कि आपके पास जो एवरेज कॉस्ट होती है ना, वो हमने शॉर्ट रन में भी पढ़ी है, शॉर्ट रन में भी हमने एवरेज कॉस्ट डिस्कस की थी आपके साथ। तो याद हमेशा रखिएगा, जो आपके पास एवरेज कॉस्ट होती है ना, वो लॉन्ग रन में सबसे छोटी होगी। स्मॉलर एवरेज कॉस्ट smaller average cost as compared to the short run average cost। ठीक है, क्या बोलता है सर ये, सर ये आपके पास बोल रहा था कि आपके पास जो एवरेज कॉस्ट होती है ना, वो इसमें लॉन्ग रन में छोटी होती है, लेकिन शॉर्ट रन में आपके पास क्या होती है, कम होती है। सॉरी, शॉर्ट रन में ज्यादा होती है, लॉन्ग रन में कम होती है। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा इस वजह से हो रहा होगा क्योंकि देखिए, जब हम अपने पास प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, हमें पता होता है शुरू में हमारे पास यूनिट्स कम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जब शुरू में यूनिट्स कम प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा निकल रही होती है, जैसे हमने लास्ट क्लास से ही पढ़ा था। मैं खोलता हूँ लास्ट क्लास का लेक्चर। अगर हम यहाँ पे देखें, ये स्क्रीन में देखें तो इसके अंदर हम देखें टोटल एवरेज कॉस्ट जो हमारी निकल रही थी 5 यूनिट के ऊपर 40,000 रुपए थी, 100 यूनिट्स के ऊपर 230 रुपए थी, और 1000 यूनिट्स पे 230 रुपए थी। तो जैसे जैसे अगर हम देखे जाए, जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे थे, जैसे हम अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे तो हम शॉर्ट रन से काम पे शिफ्ट डाउन हो जाएंगे, लॉन्ग रन के अंदर शिफ्ट डाउन होते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जब हम शॉर्ट से लॉन्ग के अंदर शिफ्ट डाउन हो रहे हैं तो हमारे पास क्या होती जा रही है, पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है सर, कम होती जा रही है। ऐसा ही है। तो सर आगे अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसी टेबल को उठा के मैं फर्दर डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको फर्दर एक्सप्लेन करने में आसानी हो। सर अब मैं आ जाता हूँ लॉन्ग रन के अंदर, अब मैं बना रहा हूँ 10,000 यूनिट्स। ठीक है, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, लेट्स सपोज सर मेरी फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख रुपए। ऐसा ही था, ज्यादा मैं देख लेता हूँ बस। हाँ सर, फिक्स कॉस्ट मेरे पास 2 लाख रुपए थी और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए थी। तो सर मेरी अब फिक्स कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, तो दैट इज इक्वल टू दी 2 लाख को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा सर मेरे पास, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 20 रुपए कॉस्ट आ जाएगी मेरी। फिक्स एवरेज फिक्स कॉस्ट मेरी कितने रुपए की हो जाएगी, 20 रुपए की हो जाएगी। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, अगेन वही रहेगी, मैंने आपको बताया था वेरिएबल कॉस्ट यूनिट के ऊपर नहीं, यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लेकिन पर यूनिट में वो सेम रहती है। याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। ठीक है, तो अगर मैं अब देखूं तो टोटल एवरेज कॉस्ट मेरी कितने रुपए की हो जाएगी, 20 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, 30 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो मेरे पास कितने रुपए की हो जाएगी, 50 रुपए की। ऐसा ही है। तो हमारे पास क्या होता जा रहा है सर, वही बात कि जैसे जैसे मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाता रहूंगा, शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में, मतलब ज्यादा अरसे के ऊपर शिफ्ट डाउन करता जाऊंगा, मेरे पास पर यूनिट एवरेज कॉस्ट क्या होती रहेगी, कम से कम होती रहेगी। जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखा था, स्मॉलर एवरेज कॉस्ट एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन, अगर हम देखे जाए तो जैसे जैसे हम अपने बढ़ाते रहेंगे तो हमारे पास क्या होता जाएगा, हमारी कॉस्ट एवरेज कॉस्ट क्या होती रहेगी, डिक्लाइन फेज के ऊपर चले जाएगी। क्लियर है सर इस चीज के ऊपर हम? सर अब हम आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा सर, वही कॉन्सेप्ट होगा जो अभी हमने स्टार्टिंग के अंदर ही डिस्कस किया था। सर क्या होता है सर, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि चेंज इन कॉस्ट, आइदर इट वुड बी अ शॉर्ट रन में कंसीडर करूं, चाहे मैं इसको लॉन्ग रन में कंसीडर करूं। इसको भी मैं अपने पास क्या कह रहा होता हूं, चेंज इन
टोटल कॉस्ट with respect to the change in quantity। क्लियर है सर? तो सर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का वही कॉन्सेप्ट होता है जो हमने क्लास मतलब स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया था आज की क्लास के, कि जो हमारे पास चेंज आता है कॉस्ट के अंदर उसी को मैं अपने पास क्या कह रहा होता हूँ, चाहे वो शॉर्ट रन को कंसीडर करूँ चाहे इसको मैं लॉन्ग रन में कंसीडर करूँ, दोनों का मतलब हमारे पास सेम ही होता है। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन? आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं। आगे नया टॉपिक स्टार्ट कर लूँ ना, मसला तो नहीं है? बेस्ट है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आता हूँ। जी सर। सर मैं आज अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। हमने आज तक रेवेन्यू को अकाउंटिंग के अंदर तो बहुत देखा है, आज हम है ना इकोनॉमिक्स के अंदर भी देख लेते हैं। सर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है सर? बिल्कुल सर, टोटल टोटल इनकम अर्न बाय द एंटिटी। ठीक है, जितनी भी आमदनी मैं कमा रहा हूं उसको मैं अपने पास क्या कह रहा होता हूं, अपने पास मैं अपना कंसिडर कर रहा होता हूं, वो मेरा क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के कंसिडरेशन में देखूं चाहे मैं अपने अकाउंटिंग के कंसिडरेशन में देखूं, दोनों का मतलब मेरे पास सेम ही होता है कि जितनी भी इनकम मैं कमा रहा हूँ। सेट है? अब हम आ जाते हैं अपने पास, डिस्कस कर लेते हैं, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला टोटल रेवेन्यू। सर टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या कंसिडर आउट कर होता है? सर टोटल रेवेन्यू का मतलब ही यही होता है जो ऊपर हमें डेफिनेशन लिखी है उसको हम टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वही बात कि जितनी भी आप आमदनी पूरे साल के अंदर कमा रहे हो या पूरे महीने में पूरे हफ्ते में कमा रहे हो उसको हम अपने पास क्या कह रहे होते हैं, टोटल रेवेन्यू। सेट है सर? तो सर हमारे पास इसका मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देखना चाहूँ किस तरीके से देखूंगा। सर बोल सकता हूँ अपने पास कि लेट्स सपोज मैंने यूनिट प्राइस में जो, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि मैं राइस की कंपनी है मेरी। ठीक है, मैं राइस की, मेरे पास एक शॉप है। राइस की शॉप है, मैं लेट्स सपोज मैं अपने पास 40 केजी सेल करा है मैंने अभी तक, 40 केजी सोल्ड किया और पर केजी मेरे पास रेट क्या था, पर केजी था मेरे पास रुपीज, लेट्स सपोज 140 रुपीज था। ठीक है, मैंने अभी तक 40 केजी सोल्ड करा और पर केजी मेरे पास रेट क्या था, 140 रुपए था। तो मैं अगर मैं आपसे पूछूंगा मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा, तो सर मैं आराम से क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यूनिट सोल्ड, जितने भी यूनिट सोल्ड किए उसको मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट सेल्स है, पर यूनिट सेल्स प्राइस, कॉस्ट से नहीं। कॉस्ट तो हमारे पास खरीदने की कॉस्ट होती है ना, पर यूनिट सेलिंग प्राइस या मैं बोलूँ सेलिंग प्राइस, तो वो हमारे पास रिटर्न हो रही होती है। तो सर मैं अपने पास यूनिट सोल्ड कितने किए, 40 मल्टीप्लाई बाय 140 रुपए, तो डेट इज इक्वल टू 5,600 रुपए। तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितने रुपए का मैं कर लूंगा,
₹5,600 का। सर अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे पर यूनिट सेलिंग प्राइस मैंने रखी है, पर यूनिट कॉस्ट नहीं रखी है। अगर आप पर यूनिट कॉस्ट रख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है सर। सर फिर इसके बाद हमारे पास आता है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है सर। एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब होगा? सर एवरेज रेवेन्यू का मतलब होगा कि आपने ऑन एन एवरेज पर यूनिट कितना अर्न किया है। ठीक है, और हम ये बोलते हैं कि यार आपने 100 यूनिट तो बेच लिए, लेकिन एक यूनिट को ऑन एन एवरेज आपने क्या कितने रुपए का सेल किया। ठीक है, हम इसमें क्या कंसिडर कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम ये बेसिकली आपका इस तरीके से होता है कि आपने पर यूनिट किस हिसाब में बेचा है, किस तरीके में आपने पर यूनिट बेचा है, उसका अगर आपसे पूछा जाए तो आप अपने पास क्या करते हो, एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा टोटल रेवेन्यू था। अच्छा, इसका फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। सॉरी सर, आ जाए सर। फॉर्मूला हमारे पास होता है सर, हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। ठीक है सर, टोटल रेवेन्यू को हम किससे डिवाइड करवा देते हैं अपने पास, टोटल आउटपुट से। सही है सर। यहाँ पे टोटल आउटपुट का मतलब क्या होगा, यूनिट सोल्ड। याद रखिएगा, देखें आउटपुट का तो मतलब हमने समझा था अभी जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ऐसे ही था। लेकिन ना यहाँ पे हम जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे आउटपुट की कंसीडरेशन में, वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यूनिट। अगर आपके पास बुक खुली होगी तो लिखा होगी पेज नंबर 197 के ऊपर पॉइंट 2 है, average revenues per unit revenue of the firm obtained from the sale of certain units or a quantity of a product। certain units के ऊपर जो अपने पास प्रोडक्ट आउटपुट निकलता है उसको हम यहाँ पे ले रहे होंगे। यहाँ पे आउटपुट का मतलब ये नहीं रखेंगे कि यूनिट्स प्रोडक्शन तो होगी। ठीक है सर, आ जाएगा एग्जाम के तौर से इसको फर्दर क्लियर कर देना। सर ऐसा मतलब टोटल आउट रेवेन्यू था, सर मेरे पास टोटल रेवेन्यू था 15,000 रुपया। सही है, मैंने यूनिट प्रोड्यूस किया था अपने पास, मेरे पास यूनिट्स जैसे मैंने प्रोड्यूस किए थे 600 यूनिट्स बनाए थे। ठीक है, और सोल्ड मैंने किया अपने पास सर, सोल्ड यूनिट जैसे सपोज मैंने 450 किए अभी तक। ठीक है, और सवाल में सोच रहे मुझे निकाल के दे दो एवरेज रेवेन्यू। तो सर मैं किस तरीके से निकालूंगा अपने पास, सर मैं अपने पास जी मैं बोलूंगा अपने पास एवरेज एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाएगा मेरे पास टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट से। सही है, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू मेरे पास 15,000 रुपए है, उसको डिवाइड कैसे हो, जी सर। क्यों सर? गुड, याद रखिएगा सर, जितने यूनिट हमने बेचे हम उसको लेके, जितने यूनिट हमने बनाए उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो मेरे पास ऑन एवरेज पर यूनिट रेवेन्यू कितने रुपए का है, 33.3333। क्लियर है सर? सर मैं एवरेज रेवेन्यू किस तरीके से हम कह रहे होते हैं सर, अगेन आखिरी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ मार्जिनल रेवेन्यू।
ठीक है सर। मार्जिनल रेवेन्यू, अगेन द वर्ड मार्जिनल का मतलब ये होता है चेंज। अगर मैं मार्जिनल का मतलब चेक करना चाहूँ ना, तो मार्जिनल का मतलब ये होता है चेंज। सही है। तो अब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब बोल रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी। सर अगेन वही लिखूंगा डेफिनेशन भी इसकी कि क्या कहते हैं उसको, रेवेन्यू का चेंज किसकी बेसिस के ऊपर, क्वांटिटी की बेसिस के ऊपर। यहाँ पे भी क्वांटिटी कौन सी होगी, जो यूनिट सोल्ड किया आपने। क्लियर है सर। एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं या सही रहेगा, बेस्ट है, समझा दो। सर लेट्स सपोज मेरे पास आउटपुट आ रहा है। सर एक आउटपुट का कॉलम बना लेता हूँ, एक अपने पास टोटल, सर ये आउटपुट का मतलब होगा मेरे पास, यहाँ पे आउटपुट का मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं होगा, अगेन यहाँ पे आउटपुट का मतलब होगा यूनिट सोल्ड। सही है। फिर मैं अपने पास टोटल रेवेन्यू रख लेता हूँ, और फिर मैं अपने पास रख लेता हूँ मार्जिनल। फिर मैं बोलता हूँ अपने पास चेंज इन आउटपुट। फिर मैं अपने पास रखता हूँ चेंज इन रेवेन्यू। फिर मैं अपने पास रखता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू। तो सर लेट्स सपोज मैंने आउटपुट बेचा था 5 यूनिट का, और मेरा रेवेन्यू आया कुछ 50 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट। लेट्स सपोज मैं 40 का बेच रहा था, तो मेरे पास 2000 रुपए का रेवेन्यू आ गया। सही है। इसमें चेंज इन आउटपुट तो कुछ भी नहीं होगा, चेंज रेवेन्यू भी कुछ होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू भी कुछ नहीं होगा। क्लियर है बेटा, और आ रही है, बेस्ट है। सर अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लेट्स सपोज 80 यूनिट अब मैंने सोल्ड करे, तो मैं क्या करूंगा सर, अगेन 80 मल्टीप्लाई बाय 40, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट सेम रहेगी मेरे पास। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 40 करूंगा तो मेरे पास कितने रुपए का आ जाएगा, 3200, 3200 में। हाँ, अब आउटपुट का चेंज में निकालूं तो आउटपुट का चेंज कितना होगा सर, 80 माइनस 50। याद रखिएगा हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को निकाला जाता है। सही है। तो हमारे पास चेंज कितने आ जाएगा, आउटपुट का 30 यूनिट का। रेवेन्यू का चेंज कितना होगा सर, 3200 माइनस 2000 रुपए, दैट इज इक्वल्स टू दी 1200 रुपए। सेट है। तो अब मैं मार्जिनल आउटपुट कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा 1200 डिवाइडेड बाय 30, तो दैट इज इक्वल्स टू 40 रुपए। मतलब मेरे पास मैंने जो यूनिट्स इंक्रीज किया उससे मेरे पास पर यूनिट रेवेन्यू कितना है, 40 रुपए। मार्जिनल रेवेन्यू मेरे पास कितने रुपए का आ रहा है पर यूनिट के समय, 40 रुपए का आ रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। सर लेट्स सपोज अब मैं यूनिट बेचे 150। सही है। तो अब मेरे पास 150 मल्टीप्लाई बाय 40 करूं तो मेरे पास कितने रुपए का आ जाएगा, ऐसा ही है, बिल्कुल 6000 रुपए आ जाएगा। तो मैं अगर इसमें आउटपुट का चेंज देखूं तो आउटपुट का चेंज कितना आ रहा है सर, 150 माइनस 80, दैट इज इक्वल्स टू दी 70। सही है। फिर मैं बोलता हूँ 6000 माइनस 3200 रुपए, दैट इज इक्वल्स टू दी 2800 रुपए। क्लियर है। अब मैं आ जाता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू पे। मार्जिनल रेवेन्यू को किस हिसाब से निकालूंगा, 2800 डिवाइडेड बाय 70, दैट इज इक्वल्स टू दी 40। ठीक है सर, क्लियर है। सर एक पॉइंट यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको, देखें ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना, आप देखें आपने जब 1200 को 30 से डिवाइड किया, मतलब जो पहले चेंज निकाला उससे भी 40 का रेवेन्यू आ रहा था, और फिर आपने क्या किया, दूसरे वाले केस में भी 2800 को 70 से डिवाइड किया तो भी 40 का रेवेन्यू आता। सर ये तो चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इसके आगे भी जाऊंगा ना, तो भी मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सर,
क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे मैं क्या रखा हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट क्या रखी हुई है, मैंने सेम रखी हुई है। अगर आप देखेंगे मैं जितने भी यूनिट बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन मेरी यूनिट क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। ऐसे मतलब जब मैं 50 यूनिट बेचा तब भी 40 रुपए का बेचा, जब मैंने 150 यूनिट्स बेचे तब भी मैंने 40 रुपए के हिसाब से ही बेचे। हाँ, अगर मैं ये करता कि मैं 40 की यहाँ पे 38 रुपए 38 रुपीज रखता या कॉस्ट कम या ज्यादा रखता, तो मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या आता, चेंज आता। सिर्फ आपको पता होगी जब आप यहाँ से कहीं से भी सामान लेने जाते हैं, वो ये बोलता है भाई आप 100 यूनिट खरीदो चाहे 1 यूनिट खरीदो, हमारी जो कॉस्ट है वो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऐसा ही होता है। तभी हमारे पास यहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, जब जितने यूनिट्स बढ़ा लो या कम कर लो, आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन? चले सर, आज अपनी क्लास हम यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। अब हमें जो इसके अंदर डिस्कस करना है वो हमें 3 छोटे छोटे से टॉपिक है। दैट इज हमारे पास के लारे होते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और ये सब। तो उसको हम जब अपने पास जो चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर वो कंप्लीट डिटेल के अंदर आएगा। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो चैप्टर नंबर 9 है ना, ये उसी से भरा पड़ा है पूरा। तो फिर हम उसी के साथ इस सबको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? कॉस्ट किस तरीके से होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ये सब चीजें क्लियर है? सर मैं आपको एक बात सजेशन करूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे वाले दिन होगी, इकोनॉमिक्स की होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो उससे पहले ये जितना भी हमने 2 क्लासेस के अंदर पढ़ा है रेवेन्यू को, कॉस्ट को, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो कंपटीशन और की जो वर्किंग होती है ना, वो टोटली डिपेंडेंट होती है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, उन सबसे डिपेंडेंट होती है। सही है। और इंशाल्लाह आज रात तक है ना, ये इसके भी जो ग्राफ्स है ना, उसको भी मैं उस वीडियो के अंदर ऐड करके एक कंप्लीट वीडियो दे दूंगा, वो आप इंशाल्लाह देख लीजिएगा, उसको भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि उसी के जो ग्राफ्स होंगे उसी को मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चले सर, अब हम अपने पास असाइनमेंट ले लेते हैं, काफी दिन हो गए असाइनमेंट नहीं दिया गया आपको। सर सबसे पहले तो मैं आपको अकाउंटिंग का असाइनमेंट दे रहा हूँ, सिंस हमारा कोर्स खत्म हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज कर रहे होंगे, ऐसा ही है? तो सर 2011 रेगुलर, ठीक है सर। मैं एक और बात आपको सजेशन करूंगा, अगर देखें आपके फॉर एग्जांपल पेपर होते हैं नहीं होते इस साल में, और अगर ये प्लान आता है कि नेक्स्ट ईयर पेपर होंगे, वो तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचो, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया था कि आपको प्रमोट किया जा रहा है, इंटर क्लास में आप डायरेक्ट आ रहे हो, फर्स्ट ईयर क्लास के पेपर आपको नहीं दे रहे, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आप ये नहीं करेंगे डायरेक्टली कि आप, मैंने जो फर्स्ट ईयर क्लास में अकाउंटिंग पढ़ी उसको छोड़ देंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास की अकाउंटिंग बेसिक है, इंटर उसकी एडवांस वर्जन आ जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी, आपको इंटर में उतनी आसानी हो रही होगी, वरना इंटर क्लास में बहुत मुश्किल हो रही होगी। ठीक है सर, तो अकाउंटिंग का 2011 रेगुलर कंप्लीट आप करके मुझे है ना सॉल्व करेंगे। सही है सर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही 3 घंटे का टाइम फ्रेम अपने पास रखेंगे, पेपर आपके सामने पड़ा हुआ होगा, क्वेश्चन पेपर, आप उसको 3 घंटे के अंदर अंदर एक साथ लग के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि है ना चलो अभी रोज, या तो आप अपने हिसाब से टाइम फिक्स कर लेंगे 3 घंटे साथ बैठना है, जैसे कल क्लास नहीं है तो कल बैठ जाए, सही है। परसों क्लास है तो भी सर सलमान की शायद परसों क्लास होती है, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से बैठना है उस हिसाब से बैठ जाओ। सेट है? कोई कंफ्यूजन? चलें सर, एक ये आपके पास असाइनमेंट हो गया, दूसरा असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं। सर अगर चैप्टर नंबर 8 है ना जो हमारे पास इकोनॉमिक्स का, जो अभी हमने आज इंशाल्लाह खत्म किया, उसका आप एमसीक्यूज, ठीक है 20 एमसीक्यूज है बुक में, पेज नंबर 201 और 202 पे। सही है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर ये सॉल्व कब करने बैठेंगे आप, जब आप इसके बाद टोटल रिवाइज कर लेंगे ना, मतलब पहला पूरी बुक को रिवाइज, जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, आप उसको रिवाइज करिएगा और ये एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करिएगा।
क्लियर है सर? और किसी भी एमसीक्यूज का मतलब समझ में नहीं आया कि यार मेरे हिसाब से तो ये आंसर है, लेकिन आप जैसे देखेंगे ना 20 एमसीक्यूज के बाद ही आंसर्स लिखे हुए हैं एमसीक्यूज के, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप उस आंसर्स को देखे बगैर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज भी आता है। सेट है? क्लियर है बेटा? जी क्लियर है? चलें सर, अपनी क्लास ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। होप सो नेक्स्ट क्लास के जब हम मिल रहे होंगे तो काफी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि पेपर्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, कैसे हो रहे हैं, तो हमें फर्दर और भी आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि हमें किस हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है। सेट है? चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।